हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक दिस वीडियो। तो दोस्तों फिर से आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से एक वीडियो जो है आपकी सी टेट प्रीवियस ईयर की वीडियो जो कि है आपकी ईवीएस से रिलेटेड। और ईवीएस से जो 30 क्वेश्चन आपके हुए थे, आपके हुए थे 3 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और इसके 30 क्वेश्चन लेकर के आ गए हम। और 30 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे और विद आंसर उनका बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से देखते हैं 61 नंबर से शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे के दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें एक गिलहरी आपका हो जाता है और दूसरा आपका होता है, यदि ऑप्शन में गिलहरी ना हो तो दूसरा होता है चूहा। तो दोस्तों ये आपका ठीक हो जाएगा, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और जो 15 क्वेश्चन है ये फैक्ट बेस्ड हैं और 15 क्वेश्चन आपके होते हैं पेडागोगी रिलेटेड। तो ये फैक्ट वाले हैं सबसे पहले, तो इन्हें आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद पेडागोगी वाले क्वेश्चन में हम इसी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो एक नंबर पर लिखा कि केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती हैं। दोस्तों सही बात है कि रानी मधुमक्खी ही अंडे देती हैं। इसके बाद आगे देखें तो लिखा है कि नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं रहती। दोस्तों कार्यकर्ता के रूप में नर की भूमिका नहीं रहती, बल्कि उसके जो सहायक मक्खी होती है उनकी भूमिका होती है, इसलिए ये भी आपका ठीक हो जाएगा। और ये कह रहे हैं तीसरे नंबर पर सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो सभी मादा न दे करके रानी मक्खी देती हैं। इसके बाद आगे कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर के आते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो कार्यकर्ता मक्खी होती हैं वो आपके भोजन को छत्ते तक लेकर के आती हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ए, बी और डी। ए, बी, डी देखते हैं कौन से नंबर पर है। तो ये 3 नंबर पर है, ए, बी और डी, यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखा है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, किस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखा है वन एक्ट 2007। वन एक्ट अधिकार, यानी ऐसे कह सकते हैं वन एक्ट के अधिकार 2007 के अनुसार ही ये नियम आता है। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा है कि झूम खेती, क्या लिखा है दोस्तों, झूम खेती। तो झूम खेती क्या है, तो पहले पे लिखा जैव खेती नहीं है। जैव खेती काट और दग्ध फसल है, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। और इसमें क्या होता है कि पहाड़ों पर जो खरपतवार होते हैं उन्हें खरपतवार को जलाकर उन्हें क्या करते हैं, उन पर खेती की जाती है। इसे झूम खेती कहते हैं, पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों पर होती है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि ये जो थे डॉक्टर रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। शोध के किस मामले में मिला, यानी किस बीमारी के चक्कर में ये मिला। तो डेंगू के चक्कर में नहीं मिला दोस्तों, मलेरिया के चक्कर में, यानी मलेरिया मच्छर के फैलाने का ये जो इन्होंने खोज की थी, इसके अनुसार इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है, ये लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो सीटेट में आता रहता है। सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, यानी ये छाल से इसकी मलेरिया की दवा बनाई जाती है। छाल से, सिंकोना पेड़ के छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं 67। यहाँ लिखा है दोस्तों, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, कसक नहीं विषदंत। तो दोस्तों विषदंत ही कहेंगे, क्योंकि आपके जो सांप के दांत होते हैं वो विष के भरे होते हैं, उसे विषदंत कहते हैं। किरदंत ये दोस्तों उनके होते हैं कीड़े जो आपके तनाछेदक वगैरह होते हैं, और सल्क मछली में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत में से मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है, कौन सी प्रजाति जहरीला नहीं होती। दोबोई आपकी जहरीली होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। अफगाई या क्रंच ये भी आपका जहरीली होती है, ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय सैल अजगर जो है आपके दोस्तों जहरीला नहीं होता, जबकि ये आपका क्या है, जो है अपने शिकार को निगल लेता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, करेती बहुत जहरीला होता है, ये आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों फीतागर्मी नहीं, जोक नहीं और अंकुशक में नहीं, केंचुए का प्रयोग, इसमें केंचुए को पैदा किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग खेती भी कहलाती है, जिसमें केंचुए को उत्पन्न किया जाता है। किसको दोस्तों, केंचुए को उत्पन्न किया जाता है और उनसे खाद बनाया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत आता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। तो दोस्तों ये भेड़ से नहीं मिलती, ऊँट से नहीं मिलती, ये मिलती है बकरी से, और ये मिलती है आपकी जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर की फेमस शॉल है, जो कि लगभग 6 जर्सियों के बराबर एक पश्मीना शॉल में गर्मी होती है, या ऐसे कहेंगे कि 6 कपड़ों के बराबर इसमें गर्मी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है कि अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। तो CO फैलती है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो दोस्तों ये होती है
ऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस को भी प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। CO2 नहीं होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, SO2 भी नहीं, NO भी नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार पर जाता है, यह कहलाती है। यानी इस तरह से दोस्तों पाइप होते हैं और जगह जगह इस तरह से जगह जगह पाइप के छिद्र ऐसे बने होते हैं और ये जो है खेत में फैले होते हैं और ये जगह जगह टप टप करके पौधों को सिंचित करते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई। आपका ऑप्शन 4। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाकर खाता है। दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पौधा को दिखने में दोस्तों ऐसे होता है और इसके ऊपर इस तरह से एक ढक्कन होता है और जब कीट आते हैं दोस्तों इसमें आकर फंस जाते हैं और ये ढक्कन बंद कर लेता है, तो ये कहलाता है घटपर्णी पौधा ये दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, लिखा है कि वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है। संचित करने का मतलब इकट्ठा करने से बिल्कुल नहीं है। वर्षा का पानी को पंप करना भी नहीं, वर्षा का उत्खनन करना भी नहीं, वर्षा के पानी को संचय करना। संचय करने का मतलब हो जाएगा दोस्तों ताकि तुम दोबारा में प्रयोग कर सकें, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। तो मलेरिया भी, निमोनिया नहीं फैलता, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी। ACD आपका कौन से ऑप्शन पर है? ACD है 3 नंबर पर, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। तो दोस्तों अब तक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, ये आपके पेडागोगी यानी व्यवहारिक क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और दोस्तों ठीक ध्यान से इसका आंसर करेंगे। तो ये लिखा है कि विद्यार्थी केंद्रित यानी छात्र केंद्रित कक्षाएँ विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित कराती हैं। निम्न में से इस बात को कौन पुष्टि करता है, प्रस्तावित करता है? पहले देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसकी पुष्टि करेगा। शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उसका पालन करें, वे अनुशासित रहें। तो दोस्तों अनुशासन को थोपना नहीं है बच्चों पर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों में से उन्हें लिखने कहता है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रकार के प्रत्यय को समझें। तो यही आपके इसके टैग वर्ड पर अवसर हो गया, खोज अन्वेषण हो गया, प्रश्न करना हो गया और प्रत्यय को समझना हो गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 और लिखा है कि कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार, 5 का अध्याय है क्या, दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव को साझा करने को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रयास उनको सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। खेलों से संबंधित नियम, बिल्कुल नहीं, नियम नहीं समझा रहे हैं हम। खेलों से संबंधित मूल्य भी नहीं समझा रहे। कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के समान अवसर व टीम भावना। तो दोस्तों ये 2-3 टैग वर्ड हैं, यही इसलिए आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि लड़के लड़कियों में भेदभाव इससे नहीं होगा और अवसर समान सभी को मिलेंगे और टीम भावना की भावना उत्पन्न होगी। तो ये टैग वर्ड पॉजिटिव है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका लिखा है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त होगी। यानी दोस्तों व्याख्यान विधि बड़ों के लिए होती है, चौक एवं डाट विधि भी नहीं होगी। जांच आधारित पद्धति शिक्षण यानी जांच आधारित शिक्षण आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? दोस्तों EVS में यही सिखाया जाता है कि छात्रों को अधिक से अधिक भ्रमण यानी प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए। तो सबसे पहला आंसर पढ़ लेते हैं। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी स्थान पर ले जाना, पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। किसी दूर दराज या परिचित स्थान पर ले जाना, दूर दराज नहीं ले जाना दोस्तों, क्योंकि बच्चे छोटे ही हैं, ऐसे मान के चलेंगे। प्राथमिक स्थान, किसी नज़दीकी स्थान पर ले जाना ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा पहला इसकी जो है आपकी प्रतिपुष्टि करता है जो है पहला ऑप्शन। लेकिन इसके बाद 4 भी देख लेंगे, अपनी पसंद की किसी जगह ले जाना। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1, क्योंकि यही है इसमें प्रतिपुष्टि सबसे अधिक करता है किसकी, पॉजिटिव टैग की। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा है 80 आपका आ जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि एक EVS की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? तो नंबर 1 पर लिखा है शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थियों को उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं, यानी विद्यार्थियों। तो ये नहीं होगा। सख्त अनुशासन बिल्कुल नहीं। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछने, क्रियाकलाप करना, ये इसी के कारण छात्र भी खुश रहेंगे और आपके जो है शिक्षक भी खुश रहेंगे। यही आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है 81 पर लिखा है दोस्तों, लिखा है कि बच्चे में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष का मतलब दोस्तों यहाँ से है फैमिली
आपका फैमिली बैकग्राउंड से है। तो वंश वृक्ष यानी एक उपयोगी उपकरण है। यह संयुक्त परिवार है, उसके संबंधों के बारे में बताता है। आगे देख लेते हैं, इससे भी अगर अच्छा ऑप्शंस मिलता है तो उसे टिक करेंगे। यह केवल आते हैं, कट जाएगा। यह केवल दादा नानी, ये भी केवल आने पर कट जाएगा। और 4 नंबर पर लिखा है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्य और आपसे संबंधों के बारे में बता देता है। तो 1 नंबर से पॉजिटिव ज़्यादा, ये 4 नंबर है, तो ये 4 नंबर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा है कि ईवीएस में आकलन का संकेतन है। आकलन का मतलब दोस्तों यानी किसी बच्चे का आकलन करना है कि उसे चर्चा परिचर्चा तो करनी ही होगी। तो दोस्तों ये चर्चा ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना। दोस्तों कक्षा 3 के छात्र हैं तो इसलिए वो इतने होनहार नहीं हो पाएंगे जो अपने घर का रेखा चित्र बना दें। इसके बाद आगे चलते हैं, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। तो दोस्तों वो रास्ता अंकित कर सकता है, जैसे कि ये हमारा घर है, यहाँ पहले सीधे चले, फिर आप दाएं मुड़ गए, फिर आगे चले, फिर आप फिर से दाएं मुड़ गए या बाएं मुड़ गए, इस तरह से, और यहाँ हमारा स्कूल आ गया, इस तरह से वो बना सकता है। तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। लिखा है कि एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए उपयुक्त होगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि बच्चा जो है कक्षा 1 का है। तो दोस्तों ऑप्शंस पढ़ते हैं। लिखा है कि विद्यार्थियों से कहें कि वो जानवर की सूची बनाए। तो सूची बनाने से नहीं होगा। विद्यार्थियों के जानवर के नाम बताए, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। तो दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और सीटेट में अधिकतर यही क्वेश्चन आते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, वो ऑप्शन सही होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों। आगे लिखा है डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों में वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नंबर 1 पर लिखा है परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष तो सबसे अंतिम बार में निकालेंगे, तो इसलिए ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। 6 नंबर पर परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रक्षेपण करना। तो सबसे पहले जो देखते हैं दोस्तों आपका, सबसे पहले इसमें आपका ये है प्रक्षेपण करना, ये 1 नंबर पर आ जाएगा। और इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हम इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं यानी 2 नंबर, 1 नंबर पर ये आ जाएगा, 2 नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं, और 3 नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और 4 नंबर पर आप क्या कर सकते, अनुमान का परीक्षण करेंगे। यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका 4 नंबर, 6 3 2 5 4 1, 6 3 2 5 4 1। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 86 पर लिखा है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक रहेगी। तो नंबर 1 पर लिखा है पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए कहना। लेख पढ़ने के लिए कह देना, मात्र से जैव विविधता का अनुभव नहीं कर पाएंगे बच्चे। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र बनाना, ये भी नहीं होगा। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन करने के लिए ले जाना, ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव के बारे में जो धारणा है ये सबसे उपयुक्त मानी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थियों से लगता है कि उसकी कक्षा की शिक्षक उसकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए कार्य करें। शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उसे अतिरिक्त समय देकर, अतिरिक्त समय तो देना नहीं है, उसे अधिक देकर दोस्तों इसने भी नहीं देना, नहीं तो बाकी बच्चे जो है रुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलें। उससे कक्षा के नेत्रों के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, ये भी नहीं होगा। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना जो कि विशिष्ट बालकों के लिए की जा सकती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत काफ़ी टाइम बाद आता है सीटेट में। लिखा है कि विज्ञान, सामाजिक और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, यही आपका हो जाएगा प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर सभी सब्जेक्ट पर्यावरण में जुड़ जाते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित होंगे। तो पहला पढ़ लेते हैं। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के विषय वस्तु में उसे जोड़ती हैं और सरल बनाते हैं, ये सही हो जाएगा। इसके बाद पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। दोस्तों जब आप देख के किसी चीज़ को याद करते हैं, देखकर और सुनकर सामने, तो वो अधिक समय तक याद रहता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर सी पर लिखा है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनव पसंद करते हैं। तो ये नहीं होगा, जरूरी नहीं है धीमी गति वाले ही करें, तेज गति से सीखने वाले भी आपका अधिगम अभिनय पसंद कर सकते हैं, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए और बी राइट हो जाएगा, ए और बी 1 नंबर पर, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है
कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। विद्यार्थियों किस प्रकार सहायता करती है, कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो नंबर 1 पर लिखा है पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दे और सरोकारों को याद करने में। तो याद करना रटने की तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दे और सरोकारों की व्याख्या भी नहीं करेंगे, बड़े स्तर पर होती है। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, तो सभी संसाधनों द्वारा ज्ञान की रचना करने में, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अन्य वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका, और सभी आपके क्वेश्चन आंसर, आपके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर वो आपको हल कराए गए हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।